इसमें हम लोग जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखेंगे। ये 8 जनवरी का जो है न्यूज़पेपर है। हम लोगों का जो पहला न्यूज है वो प्रवासी भारतीय दिवस से जुड़ा हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत जो है आज से ओडिशा में किया जाएगा और ये जो है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। विदेश मंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो गया है और 3 दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान देश और विदेश से 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई है। सम्मेलन का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। इसके अलावा जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब भी जो है इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन ये जो है वीडियो के माध्यम से इनका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों हासिल करने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी करेगी। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि है और वो सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन की थीम जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान होगा। तो जो थीम है हम लोगों का वो थीम जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान ये है। इसके अलावा जो मुख्य अतिथि हैं वो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति इनका नाम जो है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू है। ये जो है मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा इसका उद्घाटन जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जिनका नाम जो है मोहन चरण मांझी है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल है और युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के मंत्री जो है मनसुख मांडविया इसमें शामिल है। इसमें जो है प्रधानमंत्री जी भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है जिसको ओडिशा में जो है ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू किया जा रहा है। थीम जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। मुख्य अतिथि जो है त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको पीबीडी भी कहा जाता है, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये हर साल जो है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को पीवीडी मनाने के दिन के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन जो है वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। तो इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए चुना गया। महात्मा गांधी जो है उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और उनके जीवन जो है हमेशा जो है भारत के लिए एक श्रद्धा का श्रेय रहा है। वर्ष 2003 से जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन वर्ष 2015 में जो है इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर जो है इसे मनाने का निर्णय लिया गया। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर 2 वर्ष पर जो है इसे मनाया जाता है, लेकिन जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर साल 9 जनवरी को आता है। यह तब एक विषय आधारित सम्मेलन था जिसे हर वर्ष अंतरिम अवधि के दौरान किया जाता था। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। पीवीडी 2021 जो है वो 16वां पीवीडी सम्मेलन
जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और उसका विषय जो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसके अलावा जो है 2023 में जो है वो 17वां आयोजित किया गया। फिर जो है इस बार 2025 में जो है ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। यह एक अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति या अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित व संचालित एक संगठन या संस्था को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिन्होंने विदेश में भारत को बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा भारत के कारणों और चिंताओं का मूर्त रूप से समर्थन करते हैं। यह प्रवासी भारतीय समुदाय को सरकार और देश के मूल लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कन्वेंशन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग में बहुत उपयोगी है और इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव साझा करने में भी सक्षम बनाता है। तो हर साल जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 9 जनवरी को ही आए थे, तो इसलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन जो है 2 वर्ष में एक बार किया जाता है और 2025 में जो आयोजन किया जा रहा है वो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है और ये ओडिशा में किया जा रहा है। इसके अलावा जो है प्रवासी भारतीय से संबंधित सरकार ने कई पहले लागू की हैं, जैसे कि प्रवासी कौशल विकास योजना लागू किया है। ये प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाता है। इसके अलावा दूसरा प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम लाया गया है। ये जो है स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीय छात्रों को प्रतिवर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो है भारत को जानो कार्यक्रम लाया गया। ये भारतीय मूल के युवाओं को उनकी भारतीय मूल और समकालीन भारत से परिचित कराता है। इसके अलावा ई-माइग्रेट सिस्टम लाया गया। यह एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। ये कल्याण सुनिश्चित करता है और प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाता है। इसके अलावा जो है वाजरा लाया गया और ये उन्नत संयुक्त अनुसंधान संकाय का दौरा योजना था। यह एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देता है जिसमें शीर्ष एनआरआई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर एक संक्षिप्त अवधि के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सेवा करते हैं और अपनी विशेषज्ञता की सेवा देते हैं। तो जो सरकार की जो पहले हैं उस पहले में जो है प्रवासी कौशल विकास योजना है, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, भारत को जानो कार्यक्रम है, ई-माइग्रेट सिस्टम है और वाजरा योजना है। ठीक। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो ये है कि तिब्बत में जो भूकंप आया था उससे जो है लगभग 126 लोगों की मृत्यु हो गई है और उसमें 188 लोग जो है घायल हो गए थे। और ये जो भूकंप की तीव्रता थी ये तीव्रता 7.1 आया था। 7.1 जो जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट है उसने जो है 7.1 जो है इसकी तीव्रता बताई है। ठीक। इसके अलावा इसके झटके जो है भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किया गया था। तो इसमें हम लोग जो है तिब्बत की चर्चा करेंगे। ये तिब्बतियन प्लेटू है, ये हमारा भारत है, इसके बीच में यहाँ नेपाल है, इधर भूटान है और ये तिब्बत है, इधर ये चाइना है। तो चाइना के ही कंट्रोल में तिब्बत है अभी। इसमें जैसे ये तिब्बत है। तिब्बत जो है इसकी राजधानी लहाशा है। तिब्बत जो है वो चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जैसे यहाँ चाइना है तो इसके साउथ ये हो गया और वेस्ट जो है ये हो गया। तो दक्षिण पश्चिम में जो है तिब्बत स्थित है। ये भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। जैसे कि इधर इंडिया हो गया तो जो इसका ये वाला पार्ट इस तरह से लग रहा है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ इसकी यहाँ पर सीमा बनती है। इसके अलावा जो है बर्मा के साथ भी इसकी सीमा लगती है
और भूटान के साथ जो है यहाँ पर इसकी सीमा लगती है। तो तिब्बत जो है एशिया में तिब्बती पठार पर स्थित एक क्षेत्र है जो लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। हालांकि चीन तिब्बत में विवाद रहा है। चीन तिब्बत संघर्ष को जो है अक्सर एक जातीय या धार्मिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है और विभिन्न विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से चीन की स्वतंत्रता को लेकर अलग अलग विचार चीन तिब्बत संघर्ष का प्रमुख कारण रहा है। जैसे कि जहां एक और तिब्बत के लोग मानते हैं कि बीती कई शताब्दियों में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित रहा है, वहीं चीन का मानना है कि तिब्बत लगभग 18वीं शताब्दी में चीन के आधिपत्य में आया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तब तक चीन प्रशासन के अधीन रहा, जब तक ब्रिटेन ने तिब्बत पर आक्रमण नहीं कर दिया। वर्ष 1912 से लेकर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना तक किसी भी चीनी सरकार ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं किया था। वर्ष 1950 में नवगठित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अपनी सीमाओं पुनः स्थापित करने के प्रयास शुरू किए और वर्ष 1951 में तिब्बती सरकार को औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देने वाले 17 बिंदु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और चीन ने इस क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो 1951 में जो है चीन के द्वारा तिब्बत पर जो है अपनी सत्ता स्थापित की गई। तिब्बती लोग जो है या अन्य टिप्पणीकार जो है ये चीन के द्वारा जो ये कृत्य किया गया उसको सांस्कृतिक नरसंहार के रूप में वर्णित करता है, उसका विरोध करता है। तिब्बती वासियों ने मार्च 1959 में चीनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वो जो है इस कार्य में सफल नहीं हो सके। चीन ने 1959 में हुई तिब्बती विरोध को कुचल दिया, जिसने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और 80,000 से अधिक तिब्बतियों को भारत और अन्य देशों में निर्वासित होना पड़ा था। तो जो दलाई लामा है ये अभी भी भारत में रहते हैं और एक अनुमान के अनुसार जो है मार्च 1959 में तिब्बती विरोध के दौरान चीन की सेना ने 10,000 से भी अधिक लोगों को बुरी तरह से मार दिया था। तो इस तरह से जो है चीन के द्वारा जो है तिब्बत पर कब्जा किया गया। ठीक है, 1912 से लेकर 1949 तक जो है कोई भी चीन की सरकार जो है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं किया था, लेकिन जैसे ही 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आता है तो वो कहता है कि जो है उसके राष्ट्र सुरक्षा जो है खतरे में है, इसलिए वो अपनी सीमाओं को जो है पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है और इसी उद्देश्य से जो है वर्ष 1951 में यानी 1 साल के बाद जो है तिब्बत सरकार को औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देने वाले 17 बिंदु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और चीन ने जो है इस क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जो तिब्बती लोग हैं या अन्य टिप्पणीकार हैं वो चीन के द्वारा इस कृत्य को जो है सांस्कृतिक नरसंहार के रूप में वर्णित करते हैं। इसके अलावा जो है तिब्बत वासियों ने चीन के खिलाफ विद्रोह भी किया। मार्च 1959 में उनके द्वारा विद्रोह किया गया। वो चीनी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे अपने यहाँ से, लेकिन चीन जो है उस विद्रोह को यानी तिब्बती विद्रोह को जो है बुरी तरह से कुचल दिया। इसके अलावा जो उसके आध्यात्मिक नेता थे दलाई लामा थे और 80,000 से अधिक तिब्बतियों को जो है भारत भाग के आना पड़ा और अभी वर्तमान में भी जो है वो यहीं रहते हैं। और भारत और चीन के बीच जो संघर्ष है उसका बिंदु एक यह भी है कि भारत के द्वारा जो है जो तिब्बती विद्रोही है कहले या जो तिब्बती नेता थे, जो उनके आध्यात्मिक नेता थे या दलाई लामा थे, उनको शरण देने की वजह से भी जो है भारत और चीन के बीच में संघर्ष का एक मुद्दा हमेशा बना रहता है। भारत और तिब्बत की नीति की पृष्ठभूमि क्या है? तो बरसों से ये भारत है, यहाँ तिब्बत है और इसके बीच में नेपाल है। तो इसका ये वाला सीमा जो है इस तरह से ऐसे तिब्बत के साथ यहाँ पे भी और इधर से भी लगता है। तो बरसों से तिब्बत भारत का जो है एक अच्छा पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाएं सहित जो है 3500 किलोमीटर LAC तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ा है, न कि शेष चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वर्ष 1914 में चीनियों और तिब्बती प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जिसने सीमाओं का अंकन किया। हालांकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद
चीन ने उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया जिसने दोनों देशों को विभाजित किया था। इसके अलावा 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर और हस्ताक्षर किए जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति हुई। तो भारत जो है ये मान लिया है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। वर्ष 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा जो तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता हैं और उनके कई अनुयायी जो है वो भारत आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें और तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया और निर्वासन की स्थिति में तिब्बती सरकार की स्थापना में मदद की। आधिकारिक भारतीय नीति यह है कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता है और भारत में 1 लाख से अधिक निर्वासितों के साथ तिब्बती समुदाय को किसी भी राजनीतिक गतिविधि का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वो जो है अभी वर्तमान में भारत में ही रह रहे हैं। तो दलाई लामा आखिर हैं कौन? तो दलाई लामा जो है तिब्बती लोगों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग या येलो हैट संप्रदाय के अग्रणी आध्यात्मिक नेता के लिए जो है उन्हें उपाधि दिया गया है। तो दलाई लामा जो शब्द जो है एक पद का नाम हम लोग कह सकते हैं। तो दलाई लामा जो है वो तिब्बती लोगों के द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग या येलो हैट संप्रदाय के अग्रणी आध्यात्मिक नेता के लिए दी गई उपाधि है जो तिब्बती बौद्ध धर्म के शास्त्रीय संप्रदायों में सबसे नया है। जो 14वें तिब्बती दलाई लामा थे उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो था और माना जाता है कि दलाई लामा जो है वो अवलोकितेश्वर या चेनरेजिंग या करुणा के बोधिसत्व या तिब्बत के संरक्षण संत हैं। बोधिसत्व सिद्ध प्राणी जिन्होंने मानवता की सहायता हेतु इस दुनिया में लौटने का संकल्प लिया और सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित है। तो दलाई लामा के द्वारा जो है बोधिसत्व को बढ़ावा दिया जाता है। शांति प्रिय वो लोग हैं। दलाई लामा के साथ भारत का जुड़ाव क्या है? तो भारत एवं दलाई लामा के बीच जो है वर्ष 1959 से ही संबंध रहा है, जब दलाई लामा तिब्बत से भागकर आए थे और भारत में उन्होंने शरण ली थी। भारत तब से दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार का घर रहा है, उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान करता रहा है और चीन से स्वायत्तता के लिए तिब्बती सरकार का समर्थन करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चीन मुद्दे पर एक कूटनीति रुख अपनाया है। भारत ने दलाई लामा के पुनर्जन्म पर चीन के रुख का समर्थन करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा है कि यह एक धार्मिक मामला है जिसका निर्णय तिब्बती लोगों को स्वयं करना चाहिए। हाल के वर्षों में भारत चीन संबंध तनावपूर्ण रहे हैं और भारत में दलाई लामा की उपस्थिति चीन के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। और चीन में जो भूकंप आया था जो 7.1 तीव्रता का था, ये भूकंप जो है नेपाल और भारत सहित कई हिस्सों में जो है महसूस किया गया था। भूकंप का केंद्र जो है वो माउंट एवरेस्ट से लगभग 75 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में था, जो कि एक सीमावर्ती क्षेत्र है। भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जहां भारत और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है और हिमालय पर्वतों में उभार पैदा करती है। तो भूकंप का केंद्र जो है यहीं पर था। इसके अलावा चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार भूकंप के केंद्र के आसपास की औसत ऊंचाई 4200 मीटर यानी कि 13,800 फीट उन्होंने बताया है। इसके अलावा जो अगला न्यूज है वो इसमें हम लोग जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन की चर्चा करेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग को। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जो है जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी और इसलिए जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसका सचिवालय नई दिल्ली है। यह निकाय जो है भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का प्रबंध करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिका के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए जो है भारत के संविधान में एक अलग आयोग है जिसका नाम राज्य चुनाव आयोग है। इसके द्वारा जो है पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराया जाता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये जो है
राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इसके अलावा लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राज्य विधानसभा हो गया। इसका चुनाव जो है इसके द्वारा कराया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है? जैसे कि जो भाग 15 है उसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक है और ये जो है निर्वाचन से संबंधित है और इस मामले के लिए एक आयोग की स्थापना भी करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। अनुच्छेद 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 जो है वो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए जो है वयस्क मताधिकार पर जोर देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 327 जो है वो विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 328 जो है किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 329 जो है निर्वाचन के मामले में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। तो ये जो है संवैधानिक प्रावधान है और ये जो है भाग 15 में है और अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक है। इलेक्शन कमीशन जो है भारत का, उसकी संरचना कैसी है? तो मूल रूप से आयोग जो है वो केवल एक चुनाव आयुक्त था। मतलब जब उसका निर्माण किया गया था तो उस वक्त उसमें जो है एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन उसमें संशोधन किया गया 1989 में एक अधिनियम के द्वारा। उसके बाद जो है ये एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया। तो शुरू में जो है यानी मूल रूप से जो है ये एक सदस्यीय निकाय था, ठीक है। और 1989 में अधिनियम के द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद जो है ये बहुसदस्यीय निकाय बन गया। चुनाव आयोग में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाता है। वर्तमान इसमें जो है इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसका कार्यकाल क्या है? जो राष्ट्रपति है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अन्य इलेक्शन कमीशन होते हैं उसकी नियुक्ति और सेवा और कार्यकाल की अवधि जो है वो 2023 के अधिनियम के अनुसार जो है उनको नियुक्त करता है और वो जो है 6 साल के एक निश्चित कार्यकाल के लिए आते हैं या फिर जो है 65 वर्ष की आयु के लिए जो है इनको चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो इलेक्शन कमिश्नर है उस दोनों का जो वेतन या सेवा शर्त है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। ये जो है कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने कार्यकाल के समाप्ति से पहले त्यागपत्र के माध्यम से हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। एक केस है अनूप वर्णमाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। यदि विपक्ष का कोई नेता उपस्थित नहीं है तो संख्या बल के आधार पर लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता ऐसी समिति का हिस्सा होंगे। संसद ने अनूप वर्णमाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पारित किया और इसके बाद से जो है इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके बाद जो अगला है वो भारत और अफगानिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान की अफगान रणनीति का जो है पुनः उभरना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि तालिबान जब से अफगानिस्तान में इसकी वापसी हुई है जो इसके जो है पाकिस्तान के साथ जो है मतभेद बढ़ते जा रहे हैं और इन्होंने जो है एक रणनीतिक खाई का निर्माण कर दिया है उन दोनों देशों के बीच में।
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है डुरंड रेखा है। तो डुरंड रेखा को जो है 1893 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित किया गया। यह अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच आदिवासी भूमि से होकर गुजरती है। आधुनिक समय में इसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को चिन्हित किया है। ठीक, तो डुरंड रेखा रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच 19वीं शताब्दी के ग्रेट गेम्स की एक विरासत है, जिसमें अफगानिस्तान को भयभीत अंग्रेजों द्वारा पूर्व में रूसी विस्तारवाद के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 1893 में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड और उस समय के अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान के बीच डुरंड रेखा के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। द्वितीय अफगान युद्ध की समाप्ति के 2 साल बाद 1880 में अब्दुल रहमान राजा बने, जिसमें अंग्रेजों ने कई क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया जो अफगान साम्राज्य का हिस्सा था। डुरंड के साथ उनके समझौते ने भारत के साथ अफगान सीमा पर उनके और ब्रिटिश भारत के प्रभाव क्षेत्र की सीमा का सीमांकन किया। 7 क्लॉज एग्रीमेंट ने 2670 किलोमीटर की रेखा को मान्यता दी, जो चीन के साथ सीमा को लेकर ईरान के साथ अफगान की सीमा तक फैली है। इसने रणनीतिक खैबर दर्रा को भी ब्रिटिश के पक्ष में कर दिया। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हिंदू कुश के एक पहाड़ी दर्रे के रूप में खैबर दर्रा मौजूद है, और यह दर्रा जो है लंबे समय तक वाणिज्यिक और रणनीतिक महत्व का था, जिस मार्ग से लगातार आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया था, और वर्ष 1839 और 1947 के बीच अंग्रेजों द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था। जो डुरंड रेखा है वो पश्तून आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिससे गांव, परिवार, भूमि 2 प्रकार से प्रभावित क्षेत्रों के बीच जो है ये विभाजित किया जाता है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के साथ पाकिस्तान को डुरंड रेखा विरासत में मिली, और इसके साथ ही पश्तून ने रेखा को अस्वीकार कर दिया तथा अफगानिस्तान ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। जब तालिबान ने पहली बार काबुल में सत्ता हथिया ली तो उन्होंने डुरंड रेखा को खारिज कर दिया। उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का निर्माण करने के लिए एक इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ पश्तून पहचान को मजबूत किया, जिसके चलते 2007 में आतंकवादी हमलों ने देश को हिलाकर रख दिया। ये इसके अलावा जो अगला न्यूज है, सेना ने असम में कोयला खदान में फंसे खनिकों को बचाने के लिए एक बचाव अभियान शुरू किया है। मेघालय की सीमा से लगे असम के दीवा हसाओ जिले के उमरांगशो में एक जलमग्न कोयला खदान में 9 मजदूर फंस गए। रैट होल माइनिंग क्या होता है? तो जो रैट होल माइनिंग है उसको आमतौर पर 3 से 4 फीट गहरी सकरी सुरंग बनाई जाती है, और इन सुरंग में श्रमिक यानी अक्सर बच्चे जो है घुटने के बल प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। ये सुरंग क्षैतिज आकार की होती है इस तरह से, और इसका नाम जो है रैट होल इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसी प्रत्येक सुरंग में लगभग एक ही व्यक्ति जो है एक बार में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा कोयला खनन की यह तकनीक मेघालय में अधिक प्रचलित है क्योंकि वहां पर कोयलों की पतली परत पाई जाती है। रैट होल माइनिंग विधि को व्यापक रूप से अपनाने का क्या कारण है? तो उसका पहला कारण प्राकृतिक कारण है। मेघालय में कोयले की जो परत है वो बहुत पतली है, जो ओपन कास्ट खनन विधि के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा उसमें जो है बहुत ज़्यादा खर्च भी आएगा, तो इस वजह से बचने के लिए जो है रैट होल खनन विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा एडवांस ड्रिलिंग विधियों की उच्च लागत और दुर्गम क्षेत्र के कारण रैट होल खनन विधि को प्राथमिकता दी जाती है। मेघालय में खनिकों का कहना है कि ओपन कास्ट खनन विधि की तुलना में रैट होल खनन विधि उनके लिए आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा गवर्नेंस संबंधी मुद्दे भी हैं, जैसे कि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें भूमि पर जनजातीय अधिकारों से जुड़े हुए प्रावधान करती है, और 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में भूमि मालिकों को खनिजों का स्वामी माना जाता है। और साथ ही 1973 के कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम इन क्षेत्रों में स्थित खदानों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय ने इस खनन तकनीक को अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताया था। हालांकि वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि खान और खनिज अधिनियम और खनिज रियायत नियम 1960 के तहत कोयला खनन किया जाता है तो NGT का प्रतिबंध लागू नहीं होता है।
ठीक है। और जो रेड होल माइनिंग होता है उसके परिणाम क्या होते हैं, तो ये जो है जल प्रदूषण का कारण बनता है। बाल तस्करी इसके लिए किया जाता है, क्योंकि जो जो रेड होल बनाया जाता है उसमें अक्सर जो है बच्चे ही प्रवेश करते हैं। इसके अलावा खदानों के ढहने या बाढ़ आने का खतरा होता है। मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सब गैस के रिसाव से जो है स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी देखा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग 2024 सारांश रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट ने वैश्विक जल चक्र की स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया है और साथ ही इसमें प्रमुख जल विज्ञान संबंधी घटनाओं का विश्लेषण और प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर किया है। जल चक्र क्या होता है, तो जल चक्र जो है वायुमंडल और पृथ्वी के भीतर जल की सभी अवस्थाओं यानी ठोस, तरल, गैस में संचरण को दर्शाता है। तरल अवस्था वाला जल वाष्पित होकर जलवाष्प बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है जलवाष्प संघनित हो जाता है और इससे जो है बादल का निर्माण होता है। फिर ये बादल जो है वर्षा करते हैं। वर्षा जो है वो वर्षा के रूप में या हिम के रूप में जो है पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इसी को जल चक्र कहा जाता है। ये साइकिल इस तरह से चलते रहता है। इसके अलावा 2024 में जल संबंधी आपदाओं के बहुत सारे जो है कारण हुए, जैसे कि उसमें 8700 लोगों से अधिक की मृत्यु हो गई, 40 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो गए और 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान भी देखा गया। इसके अलावा मृदा में मौजूद जल के मामले में काफी क्षेत्रीय विषमताएं भी देखी गई है, जैसे दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में अत्यधिक शुष्क मृदा और पश्चिमी अफ्रीका में आर्द्र मृदा की दशाएं पाई जाती है। झीलें और जलाशयों में जल भंडार में लगातार 5वें वर्ष जो है गिरावट दर्ज किया गया है। जल चक्र का जो है जलवायु परिवर्तन पे भी असर होता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र की तीव्रता को जो है वो 7.4% जो है बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो है गर्म हवा अधिक जलवाष्प को धारण कर सकती है, जैसे प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि पर जो है अधिक आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो है वो 7% तक बढ़ जाती है, जिससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है जब अधिक जल का वाष्पीकरण होता है तो उससे मिट्टी सूखती है और सूखे का खतरा भी होता है और हाल के दशकों में जो है अत्यधिक शुष्क महीने का आवागमन यहाँ पर देखा जाने लगा है। इसके बाद जो अगला है वो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर मध्य प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है। राज्य सरकार को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित समुदाय के वन अधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया है। जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, ये है क्या, तो इसे जो है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी जिसको वन अधिकारों की मान्यता दिया जाता है, उसको जो है इस अधिनियम के द्वारा मतलब चिन्हित किया गया है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है वनों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वनवासियों के वन भूमि पर उनके वन अधिकारों और वन भूमि से अधिभोग को मान्यता देता है। इसके अलावा जो है इस अधिनियम में जो है कई प्रकार हैं, जैसे कि एक व्यक्तिगत अधिकार आता है, एक सामुदायिक अधिकार आता है। इसके अलावा इसमें ग्राम सभा की भी भूमिका रहती है और राज्य सरकार की भी भूमिका रहती है। जैसे कि जो व्यक्तिगत अधिकार है उसके अंतर्गत जो है स्वयं खेती करने और निवास करने का अधिकार होता है, और जो सामुदायिक अधिकार है उसके अंतर्गत जो है चराई हो गया, मछली पकड़ना हो गया, वनों में मौजूद जल निकायों का उपयोग करना हो गया, या विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए आवास अधिकार हो गया, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार हो गया, संधारणीय उपयोग के लिए किसी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुद्धार या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार हो गया। तो ये सब इसमें शामिल है। इसके अलावा ग्राम सभा की भूमिका भी इसमें होती है, जैसे ग्राम सभा को वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारण करने की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। राज्य सरकार की भूमिका क्या है, तो राज्य सरकार को अधिनियम को लागू करने का काम सौंपा गया है। वे राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय समिति और उपमंडल स्तरीय समिति का गठन कर सकती है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में विस्तृत है, और वो 3 जिला जो है जैसे कि नरसिंहपुर है, सागर है और दमोह है। यहाँ 3 जिलों में मध्य प्रदेश में जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अवस्थित है। इसके अलावा इसमें जो है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के क्षेत्र शामिल हैं। नौरादेही जो है एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र है। इसमें भारत की 2 प्रमुख नदी घाटियां हैं, गंगा और नर्मदा।
इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति को देखें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है और जिसमें जो है मुख्य रूप से सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर नीलगाय, चीतल, सांभर, रिशस मेकाक, पैंथर, भारतीय भेड़िया, ये सारे जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अगला है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी एंटिटी लिस्ट में भारतीय परमाणु संस्थानों को हटाएगा। जो एंटिटी लिस्ट है वो ऐसे मटेरियल के लिए अनाधिकृत व्यापार को रोकती है जो आतंकवाद या सामूहिक विन्यास के हथियार कार्यक्रमों का समर्थन करता है। तो एंटिटी लिस्ट जो है ऐसे मटेरियल के अनाधिकृत यानी गैर कानूनी व्यापार को रोकता है जो आतंकवाद या सामूहिक विनाश हथियार कार्यक्रमों का समर्थन करता है। भारतीय संस्थाओं को इस सूची से हटाने से 2008 के भारतीय अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते को फिर से सक्रिय करने की संभावना बढ़ सकती है। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता क्या है? तो इस समझौते को 123 समझौता भी कहा जाता है और 123 समझौता जो है जुलाई 2005 में पेश किया गया था और यह नाम जो है अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत रखा गया है। यह समझौता भारत पर 30 साल से लगे अमेरिकी परमाणु व्यापार प्रतिबंध को समाप्त करता है। ये प्रतिबंध परमाणु परीक्षण और उसके बाद लगे प्रतिबंधों के चलते जो है लगाए गए थे। इसके अलावा भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए सहयोग कैसे मिलेगा? तो ये समझौता जो है अमेरिकी कंपनियों को भारत के परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी और रिएक्टर बेचने की अनुमति देता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों का विस्तार करने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एवं मिसाइल निर्यात दिशा निर्देश का पालन करने और परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक जारी रखने की सहमति व्यक्त की है। इस समझौते का महत्व क्या है? तो यह भारत के परमाणु और प्रसार के मामले में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और परमाणु कार्यक्रम पर स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों को लागू करने के इतिहास को मान्यता देता है। यह भारत को ऐसी परमाणु सुविधाओं पर अंतर सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका पहले अंतर्राष्ट्रीय रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा जो है परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है उसका भारत जो है औपचारिक सदस्य नहीं है और इसका सदस्य न होते हुए भी जो है इसके निर्यात मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता जो है वो भारत के द्वारा दिया गया है। भारत अन्य बहुपक्षीय हथियार और तकनीकी निर्यात नियंत्रण समूहों का सदस्य है, जैसे कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप का सदस्य है, वार सिनार अरेंजमेंट का सदस्य है। इस समझौते में महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या है? जैसे कि भारत का जो परमाणु दायित्व है वो परमाणु आपदा पीड़ित हेतु मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 बनाया है, जिसके चलते अमेरिकी आपूर्तिकर्ता के साथ तनाव बना हुआ है। इसके अलावा परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया है। इससे भारत द्वारा परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करना भी जो है इस कार्यक्रम में जो है बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो है अगला न्यूज वो सेलेक्टिव साइलेंसिंग को लेकर है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रोग के परिमाणों पर सेलेक्टिव साइलेंसिंग के प्रभाव का खुलासा किया है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर उसमें प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती है। एक प्रति माता का होता है और दूसरा पिता का होता है। हालांकि कुछ कोशिकाएं कभी कभी माता पिता में से केवल एक ही जीन प्रति को सक्रिय रखती है, दूसरे को निष्क्रिय यानी साइलेंस कर देती है। इसे ही जो है सेलेक्टिव साइलेंसिंग कहा जाता है। और साइलेंसिंग का अर्थ है कि किसी विशिष्ट जीन के संदेश को अवरुद्ध कर देना। और अध्ययन में इस बात की संभावना जताई गई है कि सेलेक्टिव साइलेंसिंग ही है जिसके कारण रोगों से जुड़े जीन वाले कुछ व्यक्ति उन रोगों के लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके बाद अगला न्यूज है वो जैविक मत्स्य पालन को लेकर है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास करना है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र का संधारणीय विकास सुनिश्चित करके नीली क्रांति को संभव बनाना है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, इकोनॉमी ऑफ स्केल को सुगम बनाने और उच्चतर आय सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। जैविक मत्स्य पालन के तहत हानिकारक रसायन, एंटीबायोटिक, कीटनाशकों का उपयोग करने के बजाय पारिस्थितिक रूप से मत्स्य पालन प्रणाली को अपनाया जाता है।
इसके बाद अगली न्यूज भारत के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति है जिसको उजाला योजना भी कहा जाता है। तो विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उजाला योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका नाम पहले घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम रखा गया था। घरों में किफायती ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराकर आवासीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। इसका कार्यान्वयन जो है विद्युत मंत्रालय के अधीन डिस्कॉम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शून्य सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम था। इसका परिणाम क्या हुआ, तो प्रतिवर्ष जो है ये 19,153 करोड़ रुपए को बचाया। इसके अलावा लगभग 3.87 करोड़ टन CO2 के उत्सर्जन में कमी को लाया और 47,883 मिलियन किलोवाट आवर जो है यानी प्रति वर्ष ऊर्जा बचत की गई। इसके बाद जो अगला है वो क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट को लेकर है। इसरो द्वारा जो है PSLV C60 के क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज 4 दिन के भीतर जो है अंकुरित हो गए हैं और यह अंतरिक्ष में इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। यह क्रॉप्स का हिस्सा है। क्रॉप्स जो है यानी कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज है। क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। यह एक स्वचालित प्लेटफॉर्म है। इसे अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्व वातावरण में पौधे के जीवन को विकसित करने और बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह उपलब्धि न केवल अंतरिक्ष में पौधे उगाने की इसरो की क्षमता को प्रदर्शित करती है बल्कि भविष्य में दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। इसके बाद जो अगला है वो विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध को लेकर है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी विदेशी नागरिक पर आपराधिक आरोप है और उसकी उपस्थिति अनिवार्य है तो उसे भारत छोड़ के जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के आने जाने और मौजूदगी को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी, नजरबंदी और कारावास के आदेश जारी करने की भी शक्ति है। विदेशियों के लिए आदेश 1948 के तहत सिविल प्राधिकारियों की नियुक्ति और भारत में विदेशियों के जाने को विनियमित करने जैसे प्रावधान की रूपरेखा शामिल है। यह आदेश स्पष्ट करता है कि यदि किसी आपराधिक आरोप में विदेशी नागरिक की उपस्थिति अनिवार्य है तो उसे भारत से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या बिना अनुमति के वो भारत से नहीं जा सकेगा। इसके अलावा जो है अगला है वो टाइडल टेल है। NCG 3785 आकाशगंगा की टाइडल टेल के अंत में एक नवीन आकाशगंगा का निर्माण देखा गया है। NCG 3785 आकाशगंगा को अब तक खोजी गई सबसे लंबी टाइडल टेल के लिए जाना जाता है। टाइडल टेल क्या होता है, तो ये दो आकाशगंगाओं के निकट संपर्क या विलय की प्रक्रिया के दौरान गुरुत्वीय बलों के कारण बनती है या फिर ज्वारीय बलों के कारण बनती है। इस प्रक्रिया में आकाशगंगाएं एक दूसरे से मेटर को अपनी ओर खींचती है इस तरह से। यह तारों और गैसों से बनी अत्यंत विशाल लहर के रूप में होती है। ये अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगाओं के निर्माण को समझने का अवसर प्रदान करती है। अल्ट्रा डिफ्यूज आकाशगंगाओं की चमक बहुत कम होती है। इसके अलावा जो अगला है वो संत नरहरि तीर्थ को लेकर है। विशाखापट्टनम के सिंहाचल मंदिर में संत हरि तीर्थ की मूर्ति मिली है। संत नरहरि तीर्थ कौन थे, तो संत नरहरि तीर्थ 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध द्वैत वेदांत दार्शनिक विद्वान और संत थे। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म जो है चिकाकोलू नगर यानी कि वर्तमान में श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे माधवाचार्य के शिष्य थे जो द्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने यक्षगान और बलायु आटा का वैष्णव भक्ति आंदोलन का हिस्सा बनाया था जिसको खुले रंगमंच का नाटक कहा जाता है। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी के चक्र तीर्थ के निकट शिला के पास अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना की गई। इसके अलावा जो अगला है वो बनिहाल बाईपास को लेकर है। बनिहाल बाईपास का निर्माण पूरा हो चुका है। बनिहाल दर्रा जो है यह दर्रा जम्मू कश्मीर में NH44 के 2.35 किलोमीटर लंबे सड़क खंड का हिस्सा है। NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले NH7 के नाम से इसको जाना जाता था। यह राजमार्ग जो है
3745 किलोमीटर लंबा है और जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर पर स्थित श्रीनगर को भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह बाईपास सुरक्षा बलों के लिए तेज और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करता है। यह खरपोरा, बनिहाल और नवयुग सुरंग के बीच यात्रा का समय घटाकर 7 मिनट कर देगा। इसके अलावा जो अगला है वो स्टील PLI 1.1 है। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने विशेष इस्पात के लिए PLI यानी कि उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है और इस चरण का नाम जो है PLI योजना 1.1 है। इसका उद्देश्य जो है मूल्य वर्धित इस्पात ग्रेड के विनिर्माण को बढ़ावा देना, भारतीय उद्योगों के प्रौद्योगिकी में परिपक्व होने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक जो है इसकी कार्यान्वयन अवधि है। इसमें जो है PL योजना 1.1 में मौजूदा PL योजना के अनुरूप 5 निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों को कवर किया जाएगा, जैसे लेपित या प्लेटेड स्टील उत्पाद हो गया, हाई स्ट्रेंथ स्टील हो गया, स्पेशलिटी रेल्स हो गया, मिश्र धातु स्टील उत्पाद हो गया, या स्टील के तार या इलेक्ट्रॉनिक स्टील हो गया। इसके अलावा जो अगला है वो ब्रिक्स को लेकर है। इंडोनेशिया को विकासशील अर्थव्यवस्था वाले ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो अब इंडोनेशिया भी ब्रिक्स समूह का अध्यक्षता हो गया, ब्रिक्स समूह का हिस्सा हो गया। इसकी घोषणा जो है ब्रिक्स समूह के अध्यक्ष देश ब्राजील ने किया। इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व में एशिया के सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो है देश है। ब्रिक्स से जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम गढ़ा, जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। इसके बाद जो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब भी ब्रिक्स में शामिल हो गया और अब जो है इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया है। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक शासन व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं में सुधार लाना है, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है। ये तो हो ही गया था, ये भी हो गया। ये आखिरी है, जैसे कि 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसलिए हम लोग जो है आज महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को जो है पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये जो है वकील, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। राष्ट्रपिता इनको जो है सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इनको संबोधन किया गया था। इनकी जो विचारधारा थी वो अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति का देखभाल, करुणा, दलितों का कल्याण, ये सारा था। इनके राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनकी मृत्यु जो है नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 30 जनवरी 1948 को मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है 5 बार नामित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है वो 1893 से 1915 तक रहे थे और नस्लवादी शासन यानी मूल अफ्रीकी और भारतीयों के बीच जो वहां पर भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किया था। दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 हो गया, पहली भूख हड़ताल और खेरा सत्याग्रह 1918 हो गया। ये पहला असहयोग आंदोलन था। ये सारे इनके छोटे छोटे आंदोलन रहे थे। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन भी चलाए, जैसे रॉयल एक्ट के खिलाफ 1919 में हो गया, असहयोग आंदोलन 1920-22 हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 हो गया। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो गया। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसमें गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में सविनय अवज्ञा की अवधि को अंत के लिए लेकर चिन्हित किया गया था। पूना पैक्ट जो है वो गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। इसने वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विचार को जो है इसमें भीमराव अंबेडकर के द्वारा छोड़ दिया गया था। इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो, जो इनकी आत्मकथा हो गया। इसके अलावा हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सारे इनके साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। इसके अलावा भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए जो है इनको गांधी शांति पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसके अलावा जो है
इनका उदाहरण था, खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं उसमें सामंजस्य होगा। इसके अलावा अगला था कि कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली शक्ति का गुण है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है और सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। ये इनके उदाहरण थे। बस इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।